जो लोग एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से, तो फर्स्ट क्लास में एक बात बताई गई थी, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस हुए थे। उस डेफिनेशन में एक वर्ड आया था हम लोगों का, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग अभी लिखे ना, पहले सुन लें पूरी बात को। लिखने के लिए आपको फिर से समय मिल जाएगा, मैं मिटाऊंगा नहीं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ है तो आप फर्स्ट चैप्टर की बातें जो है ना बीच बीच वाले चैप्टर में भी सुनते ही रहोगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन है वो बीच बीच में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और टीचर क्या करेगा, आपको उसकी मीनिंग बताता ही रहेगा। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, सोर्स ऑफ इनकम। उसमें क्या बताया गया था, सिंपली किसी भी पर्सन का इनकम कमाने का बहुत सारा जरिया हो सकता है, मैंने बहुत तरीके से आप इनकम कमा सकते हो, 8, 10, 12, 15, कुछ भी। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इस पूरे इनकम को, जितना भी आप कमा रहे हो, 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, और उस 5 कैटेगरी को नाम दे दिया हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या बना हम लोगों का, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जिसमें आप लोगों के क्लास में हमने 2 हेड ऑलरेडी पढ़ा दिया। एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, कुछ लोग थे उस दिन क्लास में, और उसके बाद हम लोग पढ़े इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और मैंने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एक छोटा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एक बड़े चैप्टर में आएंगे। तो फिर से हम लोग एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पर लिखे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो 5 हेड में से एक हेड हम लोगों का कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। एक और पॉइंट था कि जैसे मान लो किसी के पास 12 तरीके का इनकम है, जिसको सोर्स ऑफ इनकम बोल रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करना है इनकम टैक्स वालों को कितने हेड में, 5। तो 12 को जब वो 5 में डालेगा तो लिंक कनेक्ट करके डालेगा कि किसको किस में देना है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम लोग कौन कौन से इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में करूंगा एक रील से। कल हमने एक रील्स देखी थी और वायरल ही था, उसको देख के लग रहा था, तो तुम लोग भी देखे ही होगे। अच्छा है, साफ सुथरा है। तो साफ सुथरा वाले रील में दिखाया क्या था, आप समझिएगा मेरी बातों को। कि एक इंजीनियर अपने घर से बाहर निकलता है और एक ऑटो वाले को बोलता है, भैया फलाना जगह चलोगे। ऑटो वाला बोलता है, हाँ चलेंगे। वो जब ऑटो में बैठता है तो ऑटो वाले उससे पूछ रहे हैं, कितना भैया, आप तो इंजीनियर हैं, सूट बूट पहन के एकदम टाई वाई लगा के बैग वैग लेके निकले हैं, आप लोग का तो कमाई बहुत होगा। तो इंजीनियर बाबू बोले कि हमारा जो इनकम है वो 8 लाख का पैकेज है। ठीक है, 8 लाख रुपया हमारी कमाई है। फिर जैसे जब तुमसे कोई पूछता है तो तुम भी रिप्लाई में कुछ पूछते हो, तो इंजीनियर साहब उससे पूछेंगे, तुम्हारा भी चल ही जाता होगा, नहीं ठीक ठाक कमा खा लेते होगे, ऑटो वाले से। तो ऑटो वाले भैया बोलते हैं कि हाँ 5,000 रुपया कमाते हैं। तो 5,000 बहुत मुश्किल से गुजारा चलता होगा ना। फिर ऑटो वाले बोलते हैं 5,000 रुपया पर डे का, तो 10 दिन का 50,000, 1 महीने का 1.5 लाख, और 1 साल का 18 लाख। उसके बाद म्यूजिक आ जाता, आई आई या, समझ रहे हैं। क्योंकि ऑटो वाला तो रॉक हो गया भाई, उसका 1 साल का पैकेज है 8 लाख, यहाँ ऑटो वाले भैया का पैकेज निकल गया कितने का, 18 लाख का। समझ रहे हैं। अभी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रील्स के माध्यम से, वो समझिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बाहर किसी से मिलते हैं, जैसे बोल रहे काहे भाई रील्स काहे बता रहे हो, पढ़ाओ इनकम फ्रॉम सैलरी। जब हम लोग बाहर किसी से मिलते हैं, और या फिर पार्टिकुलरली यंग एज में, तो हम लोगों के अंदर स्वैग होना एक नॉर्मल बात है, हर आदमी स्वैग में रहता है। दूसरी बात क्या है कि
इस पार्टिकुलर टाइम में जब हम लोग यंग एज में होते हैं, आप निगेटिवली मत लीजिएगा, मैं जो बात बता रहा हूं ये नॉर्मल बात है। यंग एज में स्वैग होना अपने आप में वो एक नॉर्मल बात है। निगेटिव एटीट्यूड होना ये भी नॉर्मल बात है। जैसे तुमको लगेगा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन रियल में जो है ना वो एक निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो निगेटिव एटीट्यूड होना नॉर्मल बात है। किसी को वैल्यू नहीं देना वो भी नॉर्मल बात है। जैसे तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम हमको वैल्यू दे रहे हो, हम नीचे उतर रहे हैं, 4 लड़का खड़ा हो गया, बे हट ना भाई, देख ही रहा है हमको तो हमको हट ही जाना पड़ता है। फिर उसी में एक बोला अबे टीचर है, हाँ तो क्या करेंगे, हम हटा दे रहा है। तो क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम में किसी को कम वैल्यू देना, स्वैग में रहना, निगेटिव एटीट्यूड में रहना, ये सब कुछ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने इनकम के बारे में पूछे तो सिस्टम को सिस्टम के साथ डील कीजिएगा। सिस्टम को सिस्टम के साथ डील करने का मतलब ऐसे स्वैग में हम लोग रिप्लाई नहीं देंगे। जैसे वो पूछा गया कि आप अपना इनकम का प्रेजेंटेशन दो, तो ऐसा नहीं दे देंगे 5,000 रुपया मंथली या 5,000 रुपया पर डे का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि जब आपका पूरा सेट, पूरा पेपर प्रेजेंट होकर मेरे पास आए तो वो इनकम आप डेज में, टाइम में, आवर में, मंथ में ऐसे कैलकुलेट करके नहीं दिखाओगे। आप क्या करोगे, ईयरली कैलकुलेट करके दिखाओगे। मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, आपका जो इनकम दिखाया जाएगा वो किस तरीके से दिखाया जाएगा, ईयरली। तो पहला पॉइंट आप जो ध्यान में रखोगे वो क्या रखोगे कि हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन देंगे वो हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा, ईयरली। ठीक है। दूसरी पॉइंट, जो दूसरी बात आप ध्यान में रखोगे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि कौन कौन सा इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, सारा इनकम तो नहीं दिखा सकते क्योंकि 4 हेड हमारे पास और भी हैं। तो इसके लिए एक सिंपल लाइन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिख के रखा है कि जहां पर पेयर और पेई के बीच में, मतलब पैसा रिसीव करने वाला और पैसा देने वाले के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो। किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, या उसको आप मास्टर एंड सर्वेंट भी बोल सकते हैं। तो जहां पर पेयर और पेई के बीच में, लेने वाले और देने वाले के बीच में मास्टर और सर्वेंट या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो, वही पेमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने आपको सिखाया। पहला कि हमारा पूरा कैलकुलेशन जो होगा वो ईयरली होना चाहिए, और दूसरा हम उस कैलकुलेशन को यहाँ लेने से पहले ये देख लेंगे कि पेयर और पेई के बीच में, लेने वाले और देने वाले के बीच में मास्टर और सर्वेंट या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रिलेशन नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। एक एग्जांपल दीजिए, मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज करो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, फेयर एग्जांपल है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप जानते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 2 ऑफर है। जो लोग सीए करते हैं कंप्लीट, वो लोग अपना फर्म भी खोल कर बैठते हैं काम करने के लिए। क्लाइंट आता है उनके पास, अपना काम करवाता है कि नहीं। जैसे क्लाइंट आया, उसको जो भी चाहिए, फर्म है, कंपनी है तो ऑडिट का काम लेके आता है। कोई नॉर्मल पर्सन है तो टैक्स रिटर्न का फाइल लेकर आता है, कंपनी भी टैक्स रिटर्न करवाती है। तो एक ऑफर तो ये उनके लिए होता है ना कि हम सीए पास किए तो हम अपना फर्म खोल कर बैठ जाएं और क्लाइंट मेरे पास आए और हम उनको काम करके दे रहे हैं। इस काम को करके वो लोग एक रेम्यूनरेशन जनरेट कर रहे हैं, इनकम हो रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई सीए है और वो अपना फर्म खोल कर बैठा है और अपना फर्म खोल रहा है और उसके पास क्लाइंट आ रहे हैं, काम करवा रहे हैं और उसको पैसे दे रहे हैं, तो उस सीए के लिए वो इनकम किस हेड में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर क्या होगा कि उसका वो इनकम किस हेड में आएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्यों, वो एक प्रोफेशनल पर्सन है, वो तुम्हारा काम करने के लिए बाध्य नहीं है। हम सीए हैं, तुम्हारे पास आए, ये एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सीए नहीं हूं। आप क्या है कि आए हमारे पास अपना काम करवाने के लिए, हमने काम किया, पैसे मिले हमको, मेरा ये इनकम किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। इंडिपेंडेंट वर्क है,
ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया देखिए, वही पर्सन है, वही सीए, मान लो कि उसने सीए कंप्लीट की, डिग्री मिल गई उसको, वो जॉब ज्वाइन कर लिया किसी बड़ी कंपनी में, टीसीएस में जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब उसको साल का 22 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, मिला, पर्सन वही है, अर्निंग वही कर रहा है, लेकिन ये जो 22 लाख रुपया उसने कमाया एक साल में, वो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कैलकुलेट नहीं होगा। अब उसका ये इनकम किस हेड में कैलकुलेट होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्यों? क्योंकि वहां पर पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो जहां पर भी पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन दिखे, वहां पर वो पैसा किस हेड में कैलकुलेट होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये दो बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉइंट यहां दिखाने से पहले हम लोग देख लेंगे कि वो हमारा रिलेशन को दर्शाता है या नहीं। और दूसरी बात कि हम लोग कोई भी फिगर यहाँ पर लेंगे तो डेज में, आवर में, मंथ में नहीं लेंगे, हम लोग किस में लेंगे? ईयरली बेसिस पे लेंगे। क्लियर है? अब तीसरी बात समझिए, सैलरी का हम लोग सिंपल मीनिंग क्या समझते हैं कि आप काम करने गए और आपका बॉस आपको महीना पूरा होने पर पैसा दिया, यही समझते हैं। ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप सोचो तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत तरीके का फैसिलिटी देती है नॉर्मल पेमेंट के अलावा। तो आपको अपने कंपनी से, आपको अपने फर्म से, आपको अपने एम्प्लॉयर से जितनी भी चीजें मिलती हैं वो सारी की सारी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कैलकुलेट होंगी। उसके अंदर एक लिस्ट भरा पड़ा है और वही लिस्ट आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया गया। ठीक है, एक एक आइटम करके देखते हैं स्टार्टिंग से कि सैलरी का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आपने महीना पूरा हुआ और आपके हाथ में दे दिया गया। सैलरी का मतलब इनकम टैक्स में हर वो चीज है जो आपका बॉस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अंदर में क्या क्या चीज आएगा वो एक लिस्ट बनाकर, एक फॉर्मेट बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, फॉर्मेट बड़ा है, चैप्टर भी बड़ा है, हम लोग डिटेल में थोड़े थोड़े पार्ट करके इसका पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस लिस्ट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आइटम लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग से। और एक और बात है, अगर आपको लगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप वेट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा, क्या कहा कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जिसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि इस लिस्ट में कितना आइटम लिखा गया है। ठीक है, जब भी कोई सम से स्टार्ट होगा तो ऊपर का हेडिंग ये रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर, इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, a resident individual for the assessment year 23-24। असेसमेंट ईयर जरूर मेंशन कीजिएगा, पर्सन का नाम, उसका स्टेटस। अभी हम लोगों का असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24, जो कि अप्रैल से मार्च तक का होगा। रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 22-23, इनकम हम लोग किसका निकालते हैं? पिछले साल का, जो ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों का कौन सा ईयर अभी कंप्लीट हो गया है? 22-23। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट में जा रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या आइटम हम लोग किस ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर्मेट समझने के समय एक ही साथ आप ये मत सोचने लगिएगा दिमाग में कि हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, जब फिगर आएगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे या आउटर कॉलम में लिखेंगे। अगर ये सारी चीजों को एक साथ सोचोगे तो चीज आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सिंपल वे में अभी हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि कौन सा आइटम किसके बाद हमको ऑर्डर वाइज लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब वो अमाउंट जो आपको नॉर्मली पेमेंट किया जाएगा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। इसके बाद यही आ जाएगा हम लोगों का फीस, कमीशन, बोनस। बोनस के बारे में आपको एक बात बता दें, बोनस एक्चुअली दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक हम लोगों का बोनस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस का मतलब है कि जिस समय आपने अपना जॉब ज्वाइन किया था उस समय ही आपका बॉस आपको बता दिया कि आपको हर साल इतने रुपए का एक बोनस फिक्स मिलेगा। अगर इस तरीके का आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स था, वो बोनस अगर आपको मिलता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस, जो ईयरली बेसिस पर आपको मिलेगा। दूसरा एक बोनस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी बोनस के केस में क्या होता है कि जैसे आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर खुश होकर आपकी कंपनी ने आपको बोनस प्रोवाइड किया है,
तो ये अगर आपको मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी के रूप में आपको बोनस दिए जाते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं वॉलेंट्री बोनस। और इन दोनों का ट्रीटमेंट पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, मतलब पूरा अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाना है, लेकिन दिखाने का जगह दोनों का अलग अलग हो जाएगा अगर नाम मेंशन करके दिया रहेगा तो। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस दिया है तो हम लोग उसको यहीं दिखाएंगे बोनस वाले जगह पे, और अगर वॉलेंट्री बोनस दिया है तो वो यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, वो हम लोग दिखाएंगे परक्विजिट्स वाले एरिया में। क्लियर है? परक्विजिट्स वाले एरिया में क्यों दिखाएंगे, जब हम लोग परक्विजिट समझेंगे तो उसको एक बार क्लियर कर लेंगे। और अगर मान लीजिए सम्स में कुछ भी नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है बोनस, तो उसको आप क्या करोगे, सिंपली यहीं पर दिखा दोगे। क्लियर है? इसके बाद मेंशन किया है ग्रेच्युटी, उसके बाद पेंशन, फिर लीव सैलरी इनकैशमेंट, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन फंड, कंपेंसेशन रिसीव अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अच्छा, एक और बात है, जब बच्चे ये वर्ड देख रहे हैं तो उनके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि सिर्फ फॉर्मेट पढ़ने से पूरी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। अगर आप ये पूरा फॉर्मेट याद भी कर लोगे तो ऐसा थोड़ी होगा एग्जाम में कि सब कुछ आपको परोस के दे देगा और आप सिर्फ उठाओगे फिगर और पुट करके टोटल करके निकाल दोगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग एक एक टर्म के टैक्स ट्रीटमेंट और मीनिंग को अलग से क्लियरली समझेंगे। ठीक है, एक एक टर्म को क्लियरली आपको मीनिंग भी बताया जाएगा और उसके बाद उसका टैक्स ट्रीटमेंट मतलब कैसे उसकी कैलकुलेशन लेनी है वो भी हम लोग सीखेंगे स्टेप वाइज। अभी सिर्फ देख रहे हैं कि आइटम क्या क्या हम लोगों को फॉर्मेट के अंदर में, या जब एक कंप्लीट सम्स करेंगे तो उस कंप्लीट सम्स के अंदर में हम लोगों को आइटम किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, तो कंपेंसेशन रिसीव अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ये लिख ले रहे हैं। इसके बाद हमारा आइटम आ रहा है अलावेंसेस का। अलावेंसेस का एरिया हम लोगों का यहाँ से आप देख रहे हो अलग है। सबसे पहले एक लाइन में इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं अलावेंसेस क्या होता है। एक्चुअली इसका सिंपल डेफिनेशन ये बोलता है कि अ फिक्स क्वांटम ऑफ मनी व्हिच इज रेगुलरली प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट। अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को उसके डेली के खर्चों को बियर करने के लिए कुछ अलग से पेमेंट देता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं अलावेंसेस। जैसे आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए एक फिक्स अमाउंट अलग से दे दिया गया, आप ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस जाते हो, आने जाने के लिए कन्वीनियंस का चार्ज लगता है तो एक फिक्स अमाउंट अलग से दे दिया। आप एक भाड़े के घर में रहते हो तो रेंट आपका कुछ लगता होगा, उसके लिए आपका बॉस एक फिक्स अमाउंट अलग से दे दिया। आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट अलग से दे दिया। तो अगर मान लीजिए आपके महीने के डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए आपका बॉस एक फिक्स अमाउंट अलग से पे करता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं अलावेंसेस। क्लियर है? अब जिस पर्पस के लिए वो अलावेंस देगा उसके नाम से हम लोग यहाँ पर उस चीज को मेंशन कर दे रहे हैं। मेडिकल के लिए दे सकता है ना, तो इन सब चीजों के लिए जो भी एक फिक्स अमाउंट आपका बॉस अलग से देगा उसको हम लोग अलावेंसेस के नाम से यहाँ पर फिक्स करके दिखा देंगे। अब इसमें देखिए अलावेंसेस के अंदर बहुत सारा अलावेंसेस है। डियरनेस अलावेंस, इसके नाम से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, तो डियरनेस अलावेंस को हम लोग डियरनेस पे भी बोलते हैं, कभी कभी डियरनेस पे के नाम से भी ये वर्ड आपको दिखेगा, सेम है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंस या डियरनेस पे इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ फेसिंग इन्फ्लेशन ऑफ द मार्केट। ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इनफैक्ट अगर बोलना ठीक नहीं होगा बढ़ ही रहा है, इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण आप चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते अपने बेसिक सैलरी से, इसलिए आपका बॉस क्या कर रहा है, आपको एक फिक्स अमाउंट इन्फ्लेशन को फेस करने के लिए, महंगाई को फेस करने के लिए अलग से दे रहा है। ये अलग से जो दे रहा है पैसा महंगाई के लिए उसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलावेंस। ठीक है, सेकेंड लिखे हैं सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस। तो सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस दिया जाता है अगर एक शहर से दूसरे शहर में आपको ट्रांसफर कर दिया गया तो वहां आपके कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे उस पर्पस के लिए। बाकी का नाम से आप समझ सकते हो कि किस चीज के लिए दिया जा रहा है, जैसे मेडिकल अलावेंस है, सर्वेंट अलावेंस है, ट्रैवलिंग अलावेंस है, कन्वीनियंस अलावेंस है, हेल्पर अलावेंस है, हाउस रेंट अलावेंस है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस है, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलावेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, या कोई भी अलावेंसेस अगर आपको मिलता है तो वो अलावेंसेस के अंदर ट्रीट किया जाएगा। ये जब बहुत सारे आइटम होते हैं तो जानते हैं हम लोग कि उसको इनर कॉलम में एडजस्ट करके फाइनल फिगर बाहर
दिखा देते हैं। ठीक है, तो अलावेंसेस का ट्रीटमेंट हम लोग समझ लेंगे जब इतना ट्रीटमेंट सीख लेंगे उसके बाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है परगेजिट्स। परगेजिट्स जो है वो एक आपका टैक्स का वर्ड है, इनकम टैक्स के द्वारा ज्यादातर सैलरी के केस में यूज किया जाता है। सिंपल मीनिंग में अगर बात करें तो परगेजिट्स का सिंपल मीनिंग होता है हम लोगों का फैसिलिटी। जैसे आपका बॉस अगर मान लीजिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी किस सेंस में, आपको रहने के लिए घर दे दिया, पूरा फ्लैट, घर के अंदर में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी जो भी है वो सारा का सारा ऑफिस के तरफ से मिल रहा है। आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए कार दे दिया या मोटर बाइक दे दी। आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए फुल फैसिलिटी दे दी। मेडिकल के लिए अगर मान लीजिए कोई आपको डिजीज हो गया तो उसने कहा कि जितने भी खर्च लगेंगे वो सारा का सारा ऑफिस देगा, आप पूरा ट्रीटमेंट करवा लो। तो इस तरीके का जितना भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सारा का सारा कैलकुलेट होगा किसके अंदर में, परगेजिट्स के अंदर में। ये सारी चीजें भी आपको ऑफिस से मिल रही है, आपका बॉस दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो इसलिए वो सब भी आपके सैलरी के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे के मन में अभी एक कंफ्यूजन आ सकता है। क्या कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अभी ऐसा ही वर्ड आपने कुछ कहा था अलावेंसेस को लेकर, वही वर्ड आप सेम टू सेम आप बोल रहे हो परगेजिट्स के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, दो वर्ड के अंदर में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने कंसिडर नहीं किया, तो मैं आपको वो डिफरेंस एक बार फिर से बता दूं। अलावेंसेस के केस में हमने कहा था कि a fixed quantum of money provided regularly by the employer to employee for the purpose of facing day to day requirement। आपके डेली के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक फिक्स अमाउंट आपका बॉस आपको दे रहा है। परगेजिट्स के केस में मैंने कहा कि ये फिक्स अमाउंट नहीं है, ये एक फैसिलिटी के रूप में है। आपको कोई डिजीज हुई है, पूरा आप ट्रीटमेंट कराओ, जितना खर्चा लगेगा कंपनी देगा। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जितना पढ़ाई में खर्च लगेगा कंपनी देगा। आपको कोई भाड़ा नहीं, रेंट फिक्स नहीं दिया जा रहा है घर के लिए, आपको पूरा फ्लैट या बंगलो दे दिया गया है। ये दिख रहा है, ये पूरा फैसिलिटी है, ये आएगा किसके अंदर में, परगेजिट्स के अंदर में। लेकिन अलावेंस में क्या होता है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, बॉस ने कहा 500 रुपया पर मंथ देंगे। अब आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उसका फीस 5000 पर मंथ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी से कितना मिल रहा है, फिक्स 500 रुपया पर मंथ। मेडिकल के लिए आपका बॉस बोल दिया हम 1000 रुपया पर मंथ आपको देंगे, 1000 रुपया पर मंथ फिक्स कर दिया। अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा तकलीफ हुई और आपका खर्चा 10,000 लग गया है तो 10,000 नहीं दे रहा है, ये 1000 पर मंथ जो फिक्स मिल रहा है वो आपका किसके अंदर में आएगा, अलावेंस के अंदर में आएगा। आप ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस जाते हो, आपके आने जाने का कॉस्ट लगता है। आपके बॉस ने कहा कि हम 2000 रुपया पर मंथ इसके लिए देंगे फिक्स। अब तुम ऑटो में आओ, बस में आओ, साइकिल में आओ या उबेर करके आओ, जो भी करके आओ, हम 2000 पर मंथ देंगे फिक्स। आप 2000 से कम में आओ या 2000 से ज्यादा में आओ, वो आपके ऊपर है। तो ये जो फिक्स मिल गया वो हो गया कन्वीनियंस अलावेंस। लेकिन आपका बॉस आपको मोटर बाइक दे दिया, आपको कार दे दिया आने जाने के लिए ऑफिस, ये क्या हो गया, फैसिलिटी। फैसिलिटी होगा तो परगेजिट्स में आएगा, और फिक्स अमाउंट अगर दे रहा है तो किसके अंदर आएगा, अलावेंसेस के अंदर आएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं परगेजिट्स में जितनी भी चीजें रहेंगी फैसिलिटी के रूप में आपको मिलेंगी, एकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, कोई भी अदर फैसिलिटी हो वो सारा का सारा आ जाएगा हम लोगों का परगेजिट्स के अंदर। इसके अलावा आपको अगर आपका बॉस लीव ट्रेवल कंसेशन देता है, मतलब घूमने फिरने के लिए ट्रिप पे भेज दिया, उसके कुछ पैसे दे दिए, आपका बॉस आपके नाम से किसी फंड में जमा करता है जो यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ये आरपीएफ वर्ड का मतलब यहाँ पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये आरपीएफ वो पुलिस फोर्स वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। आरपीएफ एक फंड है जिस फंड में आपका बॉस आपके नाम से पैसा जमा कर रहा है। तो वो जो पैसे जमा हो रहे हैं वो भी आपके नाम से हैं, आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे, और कंपनी के तरफ से या बॉस के तरफ से जमा हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग सैलरी के अंदर में कंसिडर कर लेते हैं। और वो जो फंड आपका जमा हो रहा है, इस फंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका इनकम है, वो भी सैलरी के अंदर आएगा। और कंपनी और बॉस के तरफ से इन सब चीजों के अलावा भी कुछ अगर मिलता है, एनी अदर आइटम, तो वो भी आपको सैलरी के अंदर कैलकुलेट करना होगा। और ये सारा आइटम लिखने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे, और ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी ग्रॉस
टोटल सैलरी। मतलब यहां से लेकर पूरा आइटम आपको ऐड करना है, ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग नाम देंगे ग्रॉस टोटल सैलरी। ठीक है, इस ग्रॉस टोटल सैलरी से डिपार्टमेंट ने आपके लिए 3 बेनिफिट रखे हैं। बेनिफिट का मतलब है छूट, डिडक्शन। वो 3 डिडक्शन माइनस करने के बाद तब आएगा आपका नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। वो 3 डिडक्शन किस चीज का है? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये एक फिक्स अमाउंट होता है 50,000 का। जब हम लोग डिडक्शन वाले एरिया में जाएंगे तो इन तीनों का क्लियरली रूल वहां पर लिख लेंगे और समझ लेंगे। अभी ये जान रहे हैं कि ग्रॉस टोटल सैलरी में से हम लोगों को 3 डिडक्शन मिलेगा। पहला अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा मिलेगा अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस का, और तीसरा मिलेगा अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स का। ये 3 डिडक्शन यहां पर माइनस करने के बाद जो आपको नेट वैल्यू मिलेगा वो होगा हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर है? तो फॉर्मेट पढ़ लेने से क्या होता है, माइंड में हम लोगों की चीजें सेट हो जाती है। स्टेप वाइज हम लोगों को ये चीजें अपने सम्स में दिखानी है। हम लोगों को ये पूरा फॉर्मेट समझने के बाद एक एक आइटम का टैक्स ट्रीटमेंट शुरू से समझना होगा, और बीच में जो अननोन वर्ड हैं उसके मीनिंग भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो एक बार कंप्लीट कर लें। अगर एक तो वर्ड मीनिंग में मैं अभी नहीं जाऊंगा, सेपरेटली मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कशन। अगर और फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।